सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। आज की क्लास में हम एनएमएस एग्जाम में जो जीके का पार्ट पूछा जाता है उसमें जो सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सबसे आखिरी ब्रिटिश वाइसराय कौन थे? तो सबसे आखिरी ब्रिटिश वाइसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वाइसराय पूछा जाए या पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोनों का आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। यानी अंतिम वाइसराय पूछा जाए या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए, दोनों का आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तब आंसर आता है वारेन हेस्टिंग्स। तब आंसर होता है वारेन हेस्टिंग। यानी प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। 1773 की बातें हैं। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई, प्लस डाक सेवा प्रारंभ की, प्लस रेल चलाई गई डलहौजी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखागारों का क्या उपयोग है? अभिलेखागारों का क्या उपयोग है? यानी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागारों का उपयोग है। अभिलेखागार वह स्थान होता है जहां महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। राजस्थान राज्य का अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है, जबकि भारत का अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है। भारत का अभिलेखागार तो कहाँ है? नई दिल्ली में, जबकि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंड में बांटा है? तो भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सरकारी प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? अर्थात मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना जो स्कूलों में 8वीं तक के छात्र छात्राओं को खाना खिलाया जाता है मिड डे मील के तहत, वह योजना किस राज्य से प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु से मिड डे मील का प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड डलहौजी था, चार्ल्स कॉर्नवालिस था, लॉर्ड माउंटबेटन था। यानी बंगाल में जब अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई तब गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था चार्ल्स कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने एक अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था चालू की। क्या व्यवस्था चालू की? अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को चालू करने वाले कौन थे? ये कॉर्नवालिस थे। इसके साथ ही हमें याद रखना है, इसके साथ ये 2-3 व्यवस्थाएं होती हैं। पहला है अस्थायी बंदोबस्त, किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो ने स्टार्ट की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने स्टार्ट की? थॉमस मुनरो ने। तो 3 व्यवस्थाएं हैं। पहला है अस्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस ने। दूसरी है रैयतवाड़ी जो मद्रास में लागू की गई थी, थॉमस मुनरो ने। तीसरी है महलवाड़ी, ये होल्ड मैकेंजी ने प्रारंभ की थी। 3 है अस्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी, थॉमस मुनरो, प्लस महलवाड़ी, होल्ड मैकेंजी ने प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, लगान की नई व्यवस्था लागू करने वाला थॉमस मुनरो कहाँ के गवर्नर जनरल थे? ये आ गया सेकंड प्रश्न, सेम आ गया ना। लगान की नई व्यवस्था लागू करने वाला थॉमस मुनरो कहाँ के गवर्नर जनरल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास। मद्रास में थॉमस मुनरो ने लगान की जो नई व्यवस्था लागू की उसे बोलते हैं रैयतवाड़ी। और तीसरी व्यवस्था थी महलवाड़ी, जिसे होल्ड मैकेंजी ने प्रारंभ किया था। और अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू करने वाला था कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो वीर कुंवर सिंह बिहार राज्य से संबंधित थे। वीर कुंवर सिंह थे बिहार से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, अंतर सामुदायिक वर्चस्व का क्या अर्थ है? अंतर सामुदायिक, तो इसका अर्थ होता है एक समुदाय का दबदबा दूसरे समुदाय के ऊपर, यानी अंतर सामुदायिक वर्चस्व है एक समुदाय का दबदबा दूसरे समुदाय के ऊपर।
अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रखना 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है लोह खनिजों में शामिल नहीं है। लोह अयस्क मैग्नीज क्रोमाइट शीशा। तो ये शीशा शामिल नहीं है बल्कि ये तीनों है ना लोह अयस्क क्रोमाइट और मैग्नीज ये तीनों लोह खनिजों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है पूछा है। निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत में नहीं है। तारापुर है, कलपक्कम है, रावतबाटा भी है, ये गोरखपुर नहीं है। भारत में कौन कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। ये तारापुर तो महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ पर है महाराष्ट्र के अंदर है। कलपक्कम कहाँ है कलपक्कम है तमिलनाडु के अंदर। कलपक्कम है तमिलनाडु के अंदर। ये रावतबाटा राजस्थान में है चित्तौड़गढ़ में। ये कहाँ पर है राजस्थान के अंदर है चित्तौड़गढ़ में। देखो तारापुर महाराष्ट्र में हो गया, रावतबाटा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, एक और है कुडनकुलम वो भी तमिलनाडु के अंदर ही है, एक है कैगा है वह कैगा भी कर्नाटक के अंदर ही है। इस प्रकार भारत के अंदर ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु, कुडनकुलम तमिलनाडु, रावतबाटा राजस्थान चित्तौड़गढ़ के अंदर। एक है ककरापार है गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। तो कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है सब जानते हैं ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है 30 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी बाड़मेर की थी 32% के लगभग। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर पूछी जाए तो वो थी गंगानगर की 10%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की थी बाड़मेर की थी। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी थी गंगानगर की थी 10%, यानी सबसे कम गंगानगर, ये क्या है सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस जिले की है। तो सबसे कम साक्षरता थी जालौर जिले की। 2011 के अनुसार सबसे कम तो किसकी थी जालौर की, सबसे ज़्यादा किसकी थी कोटा की क्या थी सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किसकी थी जालौर की। अगला क्वेश्चन है गाँवों के समूह को क्या कहते हैं। गाँव के समूह को क्या कहते हैं उर। गाँव के समूह को उर कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहान वंश का राज्य फैला हुआ था। तो चौहान वंश का राज्य दिल्ली और अजमेर तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस स्थान से देश को संबोधित करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त पर लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस समुदाय के करवा को टाडा कहा जाता है, यानी किस समुदाय के करवा को टाडा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंजारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। कौन सा अभयारण्य पूछा है सीता माता, तो ये है प्रतापगढ़ में। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है प्रतापगढ़ में। यहाँ उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है। प्रश्न पूछ सकता है उड़न गिलहरी किस अभयारण्य में पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा सीता माता। और सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है कहाँ पर प्रतापगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान में कौन सी किस्म का कोयला निकाला जाता है। तो राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सिंचाई के किस साधन से अधिक सिंचाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नलकूप। राजस्थान में नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था।
तो राणा सांगा का वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है? ये हमने पहला भी पढ़ा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थात तापमान के अंदर वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यानी 22 अप्रैल को तो क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, जबकि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 21 जून को हम योगा डे मनाते हैं, यानी योग दिवस मनाते हैं। 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं। 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। 30 जून को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी? हमें पता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की आखिरी बैठक तो हुई 24 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। तो बनकर तैयार तो हो गया 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। पहला है विधायिका जो कानून बनाती है, दूसरा है कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है, तीसरा है न्यायपालिका जो न्याय करके इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, धर्म को राजसत्ता से अलग करना किसका पहलू है? धर्म को राजसत्ता से अलग करना, यह धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। धर्म को राजसत्ता से अलग करना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पगड़ी पहनना किस धर्म की विशेषता है? पगड़ी पहनना सिख धर्म की विशेषता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ईवीएम में ई शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? ईवीएम में ये जो ई शब्द है ये किसका संक्षिप्त रूप है? इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन। ईवीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ई किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोकसभा में बहुमत के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? यानी भारतीय संसद की लोकसभा में बहुमत के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 272 है। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? यह है 543, और इसमें न्यूनतम बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 272। वर्तमान में लोकसभा की संख्या कितनी है? 543। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिड डे मील की व्यवस्था किसके फलस्वरूप हुई थी? तो मिड डे मील की ये जो व्यवस्था है ये एक जनहित याचिका के कारण शुरू हुई थी, और ये जो मिड डे मील की व्यवस्था है ये किस राज्य से प्रारंभ हुई? मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तमिलनाडु। यानी मिड डे मील व्यवस्था तमिलनाडु से प्रारंभ होती है जनहित याचिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जीवन का अधिकार किससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? हमें हमारे संविधान में वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, जिसके अंदर हमें एक जीवन का अधिकार भी दिया गया है। जीवन का अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में हमें जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से एक ही समुदाय वाली बस्ती में रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुख्य रूप से एक ही समुदाय वाली बस्ती में रहने की प्रक्रिया गेटोआइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? गेटोआइजेशन। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी शब्द का क्या मतलब है? आदिवासी यानी प्रारंभ से निवास करने वाले व्यक्ति अर्थात मूल निवासी। आदिवासी शब्द का मतलब है मूल निवासी। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है? निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है? वह है क्षेत्र जहाँ से जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। यह है निर्वाचन क्षेत्र से आशय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल नहीं है? तो स्वास्थ्य केंद्र है, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला भी स्वास्थ्य सेवा में शामिल है, एम्बुलेंस की सुविधा भी शामिल है, ये सभी वो रोजगार की सुविधा है ना, ये शामिल नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है? वस्त्र नगरी या अबरक नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? भीलवाड़ा को जाना जाता है। राजस्थान के किस शहर को वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है और अबरक नगरी के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के कितने स्तर होते हैं? तो इसके 3 स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंग भेद का क्या अर्थ है? महिलाओं और पुरुष में भेद करना ही लिंग भेद कहलाता है। लड़का लड़की में भेद करना यही लिंग भेद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो रणकपुर का जैन मंदिर पाली जिले में स्थित है। रणकपुर का जैन मंदिर पाली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है? यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीविज़न भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इंटरनेट भी है, अखबार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन फुटकर व्यापारी कहलाता है? फुटकर व्यापारी ये होते हैं जो अपने गांव में जिनसे हम सामान खरीदते हैं। तो इसमें देखो, जो वस्तु को उत्पादक से सीधा खरीदता है नहीं, वह वस्तु जो दूसरे व्यापारियों को बेचता है नहीं, वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, और लास्ट है वह जो वस्तुएं खरीदकर उनका उपभोग करता है। तो फुटकर व्यापारी कौन हुआ? वह है अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है। अगला क्वेश्चन है, नकल नवीस किस कार्य से संबंधित है? ये जो नकल नवीस होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिक्रियाएं बनाते हैं। हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाना इनका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का इरोडा शहर किस बाजार के लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का इरोडा शहर किस बाजार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है कपड़ा बाजार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? इरोडा कपड़ा बाजार। अगला क्वेश्चन है, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किस शासक को युद्ध में हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में हराया था। मोहम्मद गोरी और चौहान के बीच 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तो 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में हराया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? देखो, राष्ट्रकूट तमिलनाडु, गुर्जर पतिहार पश्चिमी दक्कन, चोल गुजरात, पाल बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा पाल बंगाल। पाल कहाँ के शासक थे? पाल बंगाल के शासक थे। ये बिल्कुल सही है। ये जो चोल है ना, ये चोल तो है दक्षिण भारत के शासक। ये चोल है ना, ये तो कौन से में थे? दक्षिण भारत के शासक। और ये जो गुर्जर प्रतिहार थे ना, ये गुर्जर प्रतिहार थे कन्नौज के शासक। ये गुर्जर प्रतिहार थे कन्नौज के शासक। तो गुर्जर प्रतिहार तो हुए कन्नौज के, चोल हो गए दक्षिण भारत के, और ये जो राष्ट्रकूट थे ना, ये राष्ट्रकूट थे दक्कन के। राष्ट्रकूट थे दक्कन क्षेत्र के। दक्कन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे इलाके आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाल बंगाल। तो पाल बंगाल में थे, चोल दक्षिण में थे, गुर्जर प्रतिहार कन्नौज में थे, राष्ट्रकूट थे दक्कन क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, कृषि पर लगने वाला कर कौन सा है? तो कृषि पर लगने वाला कर है खराज। अगला क्वेश्चन है, अलवार संत किस देवता के उपासक थे? अलवार जो संत होते हैं वो किस देवता के उपासक थे? ये विष्णु के उपासक थे। अलवार संत विष्णु के उपासक थे। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का विवाह किस राजघराने में हुआ था? तो मीराबाई का विवाह है ना, वो मेवाड़ के सिसोदिया घराने में हुआ था। मीराबाई का विवाह है मेवाड़ के सिसोदिया घराने में हुआ था। मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम में हुआ था। कुड़की ग्राम नागौर में पड़ता है। और मीराबाई रतन सिंह की पुत्री थी। मीराबाई के पिता का नाम क्या था? मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था। मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के बेटे भोजराज के साथ हुआ था। मीरा का विवाह सांगा के बेटे भोजराज के साथ हुआ था। तो मीराबाई का विवाह कौन से राजघराने में हुआ? मेवाड़ के सिसोदिया। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो सिख धर्म से पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म से रिलेटेड है गुरु ग्रंथ साहिब। कुरान मुस्लिम से संबंधित है। बाइबल ईसाई से संबंधित है। रामायण हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की
अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्ण से संबंधित पौराणिक घटनाओं को लोक नाट्य में प्रस्तुतिकरण को कहा जाता है। यानी राधा कृष्ण से संबंधित नाटक किसमें दिखाया जाता है? रासलीला के अंतर्गत दिखाया जाता है। रामलीला में राम के चरित्र का वर्णन होता है, जबकि रासलीला में राधा कृष्ण से संबंधित प्रस्तुतियाँ दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जलमंडल में शामिल नहीं है? नदी शामिल है, समुद्र शामिल है, महासागर शामिल है, मैदान शामिल नहीं है। जलमंडल में मैदान शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? यानी प्राकृतिक नहीं है वह कौन सा है? मरुस्थल प्राकृतिक होते हैं, वन भी प्राकृतिक होते हैं, पहाड़ भी प्राकृतिक होते हैं। ये जो ताल है ना, ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की 3 सतह होती है। पृथ्वी की 3 सतह होती है। सबसे ऊपरी सतह को परपटी या भूपरपटी कहते हैं। सबसे ऊपरी सतह तो हो गई परपटी। दूसरी सतह होती है उसको मेंटल कहते हैं। दूसरी सतह को मेंटल कहते हैं। तीसरी जो सतह होती है उसको क्रोड कहते हैं। 3 हो गई, पहली भूपरपटी या परपटी, दूसरी मेंटल, तीसरी क्रोड। क्रोड को हम आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड के नाम से भी जान सकते हैं। तो 3 है, पहली है परपटी, दूसरी है मेंटल, तीसरी है क्रोड। ये क्रोड या कोर एक ही बात है। क्रोड या कोर एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा का मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा का मरुस्थल। ये थार का मरुस्थल तो भारत के अंदर है। थार का मरुस्थल कहाँ है? भारत के अंदर। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की वह कौन सी परत है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है? तो मौसम संबंधी घटनाएं होती है अक्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती है? अक्षोभ मंडल में। ओजोन, एक नाम सुना होगा आपने, ओजोन परत। ओजोन परत कौन से मंडल में स्थित है? ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। और जो प्लेन उड़ते हैं ना, वो भी कौन से मंडल में उड़ते हैं? प्लेन जो उड़ते हैं वह समताप मंडल के अंदर ही उड़ते हैं। तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है और प्लेन उड़ने के लिए कौन सा मंडल है? समताप मंडल। जबकि मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वह अक्षोभ मंडल के अंदर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्म महासागरीय धाराएं सामान्यतः कहाँ उत्पन्न होती हैं? गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहाँ स्थित है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश है ना, वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखीय प्रदेश 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, टुक्कन पक्षी कहाँ पाया जाता है? टुक्कन पक्षी है ना, वो अमेजन के जंगलों में पाया जाता है। ये जो टुक्कन पक्षी है वह अमेजन के जंगलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वालों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र के मैदानों के अंदर पाया जाता है। बंगाल के टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? बंगाल के टाइगर डेल्टा क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। ये डेल्टा क्षेत्र बंगाल के आसपास ही है, तो बंगाल टाइगर भी कहाँ पाए जाएंगे? डेल्टा क्षेत्रों के अंदर। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गंगा नदी के लिए? नमामि गंगे। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ये जो सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह है अफ्रीका में स्थित है। सहारा कहाँ स्थित है? अफ्रीका के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक ट्रांस कहाँ स्थित है? पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक ट्रांस कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लद्दाख के अंदर। ये ट्रांस कहाँ स्थित है? लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ। ये तीनों तो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। तो कौन सा शहर स्थित नहीं है? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो केवलादेव अभयारण्य भरतपुर जिले में स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न है, फुलवारी की नाल अभयारण्य किस जिले में स्थित है? फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो यह है उदयपुर में। फुलवारी की नाल है उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु पालतू पशु श्रेणी में किसे घोषित किया गया है? तो राजस्थान का राज्य पशु तो है चिंकारा। राजस्थान का राज्य पशु तो है चिंकारा, लेकिन पालतू श्रेणी के अंदर किसे घोषित किया गया है? ऊंट को। राजस्थान का राज्य पशु 2014 के अंदर पालतू पशु श्रेणी में ऊंट को घोषित किया गया है। वैसे राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अधिकांश सीसा जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी सीसा जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में है? थोड़ी देर हमने पहले बात की थी, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। रावतभाटा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल कौन सी होती है जो सर्दियों के अंदर बोई जाती है? गेहूँ, चना। तो इसमें क्या है? गेहूँ। बाकी ये जो तीनों फसलें हैं, बाजरा, मूंगफली, मक्का, ये तीनों फसलें खरीफ की फसल है। बाजरा, मूंगफली, मक्का ये सारी खरीफ की फसल है। गेहूँ जबकि रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा किसानों की उपज को सीधे ही किसानों से खरीद लिया जाता है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे ही किसानों से खरीद लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहाँ स्थापित की गई? राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहाँ स्थापित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यावर। कहाँ स्थापित की गई? ब्यावर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ था। कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 को। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। उनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? सो संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने की थी। तो आंसर हो जाएगा गोविंद गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील बालिका कालीबाई का संबंध किस जिले से है? तो कालीबाई का संबंध है डूंगरपुर जिले से। कालीबाई कहाँ की रहने वाली थी? डूंगरपुर जिले की रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन, तरुण राजस्थान अखबार के संपादक कौन थे? तरुण राजस्थान अखबार के संपादक थे जयनारायण व्यास। तरुण राजस्थान अखबार के संपादक थे जयनारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतावनीरा चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोल्टे किसके द्वारा लिखे गए थे? तो चेतावनीरा चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोल्टे केसरी सिंह बाहरट के द्वारा लिखे गए थे। जब महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने का आदेश प्राप्त हुआ था, तब जब फतेह सिंह दिल्ली जा रहे थे, तब महाराणा को केसरी सिंह बाहरट ने चेतावनीरा चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोल्टे लिखकर दिए थे, जिससे महाराणा ने दिल्ली जाना कैंसिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6। शुरू में 7 थे, उसके बाद संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की कानून निर्मात्री सर्वोच्च संस्था कौन सी है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, विधानसभा। तो कौन सी है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कहाँ पर स्थित है? यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुतानिकाकरण किस शासक को कहा जाता है? तो राजपुतानिकाकरण महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। महाराजा राय सिंह बीकानेर के शासक थे, जिन्हें राजपुतानिकाकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत
अस्पृश्यता छुआछूत दंडनीय अपराध है। तो ये है अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार किस जगह पर स्थित है? हमने पहले ही बात की थी, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है, जबकि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय नीति अपनाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलय नीति अपनाने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, जिसने हड़प की नीति अपनाई और कई राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने डाक सेवा प्रारंभ की तथा लॉर्ड डलहौजी के काल में ही 1853 में पहली रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में कौन सा अक्षेत्र शामिल नहीं था? तो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में बंगाल शामिल था, मद्रास भी शामिल था, बम्बई भी शामिल था, ये राजपुताना शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग के आसपास रहने वाले कौन से लोग रेशम के कीड़े का पालन का कार्य करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल। हजारीबाग के आसपास रहने वाले जो संथाल लोग थे वो रेशम के कीड़े का पालन का कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी, अर्थात मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुआ। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? नसीराबाद से। कब? 28 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत की शासिका थी? तो रानी लक्ष्मीबाई हम पढ़ते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नवीकरणीय संसाधन नहीं है यानी जो संसाधन दोबारा से नहीं किए जा सकते, यानी सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है, जल भी नवीकरणीय संसाधन है, ये पेट्रोल नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टान बांध बनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था जल को प्रवाह को रोकने के लिए, नालियों की रक्षा के लिए, मृदा की क्षति को रोकने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्षी अपमार्जक है? यानी कौन सा पक्षी दूसरे मरे हुए जानवरों को खाकर वातावरण को शुद्ध करने का कार्य भी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक क्रियाओं में शामिल क्षेत्र कौन सा है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है कृषि। ये 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है कृषि और पशुपालन, और भी कई आते हैं, कृषि और पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उद्योग धंधे जो होते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उद्योग धंधे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो सेवा क्षेत्र होते हैं ना, बैंकिंग वगैरह सारी सेवाएं, वो सेवा क्षेत्र है ना, वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? कृषि एवं पशुपालन। उद्योग धंधे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और सेवा क्षेत्र है ना, वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें पूछा है प्राथमिक क्रियाओं में शामिल क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यान कृषि या हॉर्टिकल्चर का क्या अर्थ है? उद्यान कृषि या हॉर्टिकल्चर या उद्यान कृषि का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए फल फूल और सब्जी उगाना। रेशम कीट पालन को अपन कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को अपन कहते हैं सेरीकल्चर। अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर और मत्स्य पालन को कहते हैं पिसीकल्चर। चारों याद रखना। हॉर्टिकल्चर होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए फल फूल और सब्जी उगाना। अंगूर की खेती कहलाती है विटीकल्चर। रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर और मत्स्य पालन कहलाता है पिसीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है, यानी विश्व की सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रोपण कृषि में शामिल नहीं है, यानी जिसके पौधे रोपे जाते हैं। तो चाय, कहुआ, केला, इन तीनों को, ये तीनों रोपण कृषि के अंतर्गत आती है, जबकि गेहूँ रोपण कृषि में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मराठों की शक्ति को रोकने के लिए सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो ये बुलाया गया था 17 जुलाई 1734 को। इसको बोलते हैं हुरडा सम्मेलन। इसको क्या बोलते हैं? हुरडा सम्मेलन। यानी मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था 17 जुलाई 1734 को, और इसकी अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह सेकंड ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहुआ में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह के द्वारा किया गया था। पढ़ते हैं ना, आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो ये हुई थी नसीराबाद से। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। कहाँ से? नसीराबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एकीकरण के प्रथम चरण में गठित इकाई कौन सी है? तो राजस्थान में प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। मत्स्य संघ में 4 रियासत आती है, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में गठित इकाई कौन सी आ गई? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में 4 रियासत आती थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थान किस दिनांक से अस्तित्व में आया था? तो आधुनिक राजस्थान, जो आज के दिन राजस्थान है, वो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान का निर्माण हो गया था। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। तो आधुनिक राजस्थान किस दिनांक से अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या किसमें है? जैसलमेर के अंदर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जयपुर के अंदर। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एकलिंग जी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो एकलिंग जी का प्रसिद्ध मंदिर उदयपुर में स्थित है। एकलिंग जी उदयपुर के महाराणाओं के कुल देवता के रूप में माने जाते हैं। तो एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के पिता के क्या नाम था? तो पृथ्वीराज तृतीय का पिता का नाम सोमेश्वर था। पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को तराइन के युद्ध में हराया था 1191 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया है। तो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने जीके से संबंधित 110 प्रश्न का अभ्यास किया है। यह क्लास आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।